जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करेंगे जो आपके सारे टॉपिक को कवर करता है और आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड अंग और अ होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मिठास में भाववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला शब्द है कि पानी में कौन सी संज्ञा है। तो पानी में द्रववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस सेशन में आपको ग्रामर से लेके और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। तो मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें जो कोई है यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो करेगा सो भरेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो जो करेगा सो भरेगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यह मेरी पुस्तक है में यह क्या है। तो यह मेरी पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में विशेषण शब्द क्या कौन सा विशेषण शब्द है। तो इसमें लाल शब्द विशेषण है। इस वाक्य में लाल शब्द विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं में कौन सा विशेषण है। तो कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुझे थोड़ा पानी दीजिए में वाक्य में थोड़ा क्या है। तो मुझे थोड़ा पानी दीजिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राम पत्र लिखता है इस किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो राम पत्र लिखता है, यह सकर्मक है क्योंकि क्रिया इसका जो भार होता है वह कर्ता पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बच्चा रोता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो बच्चा रोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता और क्रिया अलग अलग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें भार नहीं पड़ रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है। तो इसमें नहाकर उसने भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है।
हिंदी में अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है में जो धीरे धीरे शब्द है यह क्या है? तो यह क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, यह क्रिया विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वाह क्या बात है में कौन सा अव्यय है? तो वाह क्या बात है इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राम ही दिल्ली जाएगा में वाक्य में ही शब्द क्या है? तो राम ही दिल्ली जाएगा इसमें निपात है। जब भी किसी वाक्य में किसी विशेष जोर देकर कहा जाता है वहाँ निपात का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला हमारा प्रश्न है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अशुद्ध और शुद्ध शब्द में अशुद्ध वर्तनी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन रूप चिड़िया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ने किस कारक का प्रयोग है, कारक का प्रसंग या चिन्ह है? तो जो ने कारक है यह कर्ता का कारक प्रसर्ग है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से किस कारक का बोध कराता है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं जो से है यह अपादान कारक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हे राम मेरी रक्षा करो में कौन सा कारक है? तो हे राम मेरी रक्षा करो में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेज पर पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेज पर पुस्तक रखी है वाक्य में अधिकरण कारक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्याधन आलय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्या और आलय आ 2 बार का प्रयोग हो रहा है इसलिए इसका दीर्घ संधि होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सुरेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुरेश शब्द का सही संधि विच्छेद सुरधन ईश होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद होगा पोधन अन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो स्वागत शब्द में अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। इसका अयादि नहीं यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नि कपट का सही संधि रूप क्या होगा? तो नि कपट का सही संधि रूप होगा निष्कपट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह नि कपट विसर्ग संधि है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का जो सही संधि विच्छेद होगा सत धन जन होगा। यहाँ हलंत लगा रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो महोदय संधि में गुण संधि है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल से सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राजपुत्र, राजा का पुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र जो है राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इसे हाइफन से प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो माता पिता में द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में द्विगु समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें द्विगु समास में संख्यावाचक शब्दों का बोध होता है। अगला हमारा प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गजानन शब्द में कौन सा समास है। तो गजानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में कर्मधारय समास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पराजय शब्द में परा शब्द उपसर्ग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो अधिकार में अधि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनिल यह हवा का पर्यायवाची है। अगला हमारा प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जलज है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीरद, बारिद और अम्बुद यह बादल का पर्यायवाची है। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आकाश का सही विलोम शब्द क्या है। तो आकाश का सही विलोम शब्द पाताल होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमृत का विलोम शब्द विष होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नवीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो नवीन शब्द का विलोम शब्द होगा प्राचीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपकार शब्द का विलोम शब्द अपकार होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आँख का पर्यायवाची शब्द नयन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें राजा का पर्यायवाची शब्द रंक नहीं होगा। यह गरीब या भिखारी का है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आय का विलोम शब्द क्या होगा। तो आय का विलोम शब्द व्यय होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो कभी न मरे उससे क्या कहते हैं। तो जो कभी न मरे उसके लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसके अजात शत्रु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सप्ताह में एक बार होने वाले किसी एक शब्द को क्या कहते हैं? तो सप्ताह में किसी एक बार होने के लिए एक शब्द होगा साप्ताहिक। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ है कि भाग जाना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हरा देना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कम ज्ञान वाले का अधिक दिखावा करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि काव्य में रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काव्य में रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी काव्य में मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी काव्य में मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे इसी क्लास में आपको सारी चीज़ें एक साथ में दे दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पे तो वर्डों की बार बार आवृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में यहाँ पे यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ दो शब्दों के दो अलग अलग मायने दिया गया है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध जो चरण सही होगा राम ने रोटी खाई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप आशीर्वाद होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।